हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फिजिक्स विद हरीश कुमार। लास्ट लेक्चर में हमने ऑसिलेटरी मोशन किस तरह से होती है उसके बारे में बताया था और उसके जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आज इस ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डीप में डिस्कस करेंगे, इसके जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं या जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, इस तरह से मैकेनिक्स में, तो ये सारी की सारी कहानी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो देखें, बड़ी सादी सी बात है कि टू एंड फ्रो मोशन, बिल्कुल ऑसिलेटरी मोशन की तरह किसी भी पार्टिकल ने टू और फ्रो मूव करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। जो अहम है इसमें वो ये कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज से टू बी SHM, मतलब उसके रिपीट करने का जो अंदाज होता है वो एक ही तरह का होता है, शुरू से लेकर आखिर तक एक तरह का होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं इस तरह से कि मिसाल के तौर पे कोई भी आप पेंडुलम की बात करें जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जा रहा है और फिर दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ रहा है, तो इसका जो बिहेवियर होगा इस तरह से, दैट वुड बी ऑल द टाइम इन दिस वे। ये अपने आप को रिपीट करता है। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, शुरू से लेकर आखिर तक आप कह सकते हैं SHM में एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम। अगर ये इस तरह से ना हो, मिसाल की तौर पे अगर ये ऑसिलेशन करे लेकिन इस तरह से करे, आहिस्ता आहिस्ता होकर ये रुक जाए, तो ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन ज़रूर है। ये मोशन आप सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते क्योंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है। इसमें एम्पलीट्यूड जो है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक चेंज हो रहा है। मसलन अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, शुरू वाला जो इसका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे अगर देखा जाए तो ये एम्पलीट्यूड इसका मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ये मोशन आपकी SHM नहीं है पर ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि SHM में आपने लाजमी तौर पे इस तरह से ऑसिलेट बॉडी को कराना होगा ताकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। जो उसमें अहम चीज़ है वो यही कि एम्पलीट्यूड मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बॉडी ऑसिलेट बिटवीन फिक्स्ड पोजीशन हैविंग कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आप कह सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज SHM। नाउ क्वेश्चन इज दैट कैसे मुमकिन है कि बॉडी SHM में अपने आप को जारी रखती है? कुछ तो होगा ना इसमें जिस वजह से बॉडी ने अपनी मोशन को जारी रखना होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देखना चाहते हैं। जो अहम है वो इस मोशन में जो कंडीशंस के हिसाब से अगर बात की जाए वो ये है कि पार्टिकल जो है या जो बॉडी है दैट मस्ट मूव अंडर द एक्शन रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि अहम पैरामीटर है। रीस्टोरिंग फोर्स होगा तो लाजमी तौर पे बॉडी ऑसिलेट करेगी अपनी मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ज़िम्मेवार होती है। लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था मोशन जारी रखना या बॉडी को रिस्टोर करने के लिए जो चीज़ ज़िम्मेवार होती है या जो फोर्स ज़िम्मेवार होता है उसका नाम हम रखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो आप कह सकते हैं कि आप बॉडी को दूर ले जाना चाहते हैं, तो फिर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे ही होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन होती है, लेकिन जो फोर्स उसको वापस ले आना चाहता है, सच काइंड ऑफ फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। आप कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिटली रिलेटेड है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट है। मसला
अगर मीन पोजीशन से थोड़ा दूर ले जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी उसके मुताबिक होगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूर ले जाना चाहें तो रीस्टोरिंग फोर्स भी उसके मुताबिक होगा। कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है, जो पहला इसका शर्त है ना, वो इस तरह से ही है। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। तो उस रीस्टोरिंग फोर्स की जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज अगेन वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स अपनी एक्सेलरेशन से डायरेक्ट होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट से अपोजिटली रिलेटेड होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं SHM की कंडीशन है। एक और अहम चीज़ है इसमें, वो ये कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, द बॉडी मस्ट पजेसेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ये होना बड़ा लाजमी होता है, ठीक है। इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे रीस्टोरिंग फोर्स ने क्या करना होता है, पार्टिकल को या ऑसिलेटर को मीन पोजीशन पे रखना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ से आया, क्या ये मीन पोजीशन पे डायरेक्टली रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि समथिंग इज देयर विच इज इन्वॉल्व एंड दैट इज ऑल अबाउट इनर्शिया। बॉडी कैन ट्राई टू मूव, या बॉडी ने अपनी मोशन को जारी रखना होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उस वजह से बॉडी ने आगे जाना होता है। दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ले आएगा, फिर दोबारा से इनर्शिया की वजह से ये बॉडी आगे निकल जाती है। तो यूं आप कह सकते हैं इनकी ऑसिलेशन जारी होती है, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशन फॉर विच वी कैन से द मोशन इज सेड टू बी SHM, ठीक है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, मतलब अगर आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करो तो, ठीक है। तो यू कैन हैव मैनी एग्जाम्पल, मैनी एप्लीकेशन फॉर दिस वन। जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, कॉमन एप्लीकेशंस हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें बड़ा सादा और कॉमन एग्जाम्पल इसका होता है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, आप इसमें प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी की बात कर लें, ये भी SHM का एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। सिंपल पेंडुलम की बात करें इस तरह से, ये भी इस तरह से होती है। तो भाई ये है कि सच काइंड ऑफ मोशन कैन बी SHM, क्योंकि बॉडी ने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को रिपीट करना होता है, ठीक है। अच्छा, हम अब जो डिस्कशन करेंगे इसमें, वो हम सारी की सारी बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, कि भाई स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का क्या हिसाब है, मतलब इसमें SHM किस तरह से होती है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो है, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है। अभी हमने जैसे बात की, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में सबसे पहले हम ये सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे आपने क्या किया है, एक स्प्रिंग यहाँ पे आपने लिया है और उसके साथ किसी भी एक पार्टिकल को आपने अटैच किया हुआ है। द पार्टिकल ऑफ सर्टेन मास m इज अटैच्ड विथ स्प्रिंग, और स्प्रिंग की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ k आप कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। अच्छा, पार्टिकल को आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है और ये आपने इस जगह पे रखा हुआ है। दिस इज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेस है ना, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन इसमें नहीं है। अच्छा, ये पार्टिकल आपने जिस जगह पे रखा है वो ओरिजिनल जगह आप कह सकते हैं इसकी ये है, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से मीन पोजीशन। ये वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है। अगर आप छोड़ दोगे यहीं पे पड़ा रहेगा, खुद मूव थोड़ी करेगा। तो ये है कि ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसीलिए हम कह सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको मोशन में ले आना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, इस स्प्रिंग को यहाँ से आपने या तो स्ट्रेच करना है
या फिर आपने क्या करना है, कंप्रेस करना है। बट डू रिमेंबर वाइल कंप्रेसिंग द स्प्रिंग या फिर आप स्ट्रेच करते हो तो you need to move the particular oscillator within its elastic limit। ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के आप सीधा कर लें, you may lose elastic limit of that spring। फिर ये नहीं हो सकता कि पार्टिकल या स्प्रिंग मास ऑसिलेटर अपने आप को ओरिजिनल जगह पे रखे, क्योंकि you need to move in या within the elastic limit of that spring। चलो अच्छा, मैंने क्या किया, इसको इस स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच किया, ठीक है। अच्छा, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो मैंने लगाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, ये जो पार्टिकल है उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से लेकर मिसाल के तौर पे यहाँ तक ले गया तो आप कह सकते हैं ये स्प्रिंग जो है इस तरह से यूँ स्ट्रेच होगा और आप इसको इस जगह तक लेके, डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है ना, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि मेन पोजीशन से आपने कवर किया, ठीक है। अच्छा, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है लेकिन उसकी एक इलास्टिक लिमिट में, ठीक है। दिस इज व्हाट यू से कि इंपॉर्टेंट कंडीशन, यू नीड टू स्ट्रेच। अच्छा, यहाँ तक मैं इसको लेके गया अपने एक्सटर्नल फोर्स से, तो इस स्प्रिंग के अंदर भी अपना एक फोर्स पैदा होता है जिसका नाम हमने थोड़ी देर पहले रखा था रीस्टोरिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स कितना होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू योर अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं आप कह सकते हैं कि उस वक्त रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होते हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे छोड़ा इसको तो फिर ये वहीं पे रुकेगा नहीं, उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा या अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा। तो आप कह सकते हैं इस जगह पे, मतलब जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना वो इस पार्टिकल को वापस ले आएगा। अच्छा, तो रीस्टोरिंग फोर्स आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है उसके बारे में, जितना मैं ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहूँगा उतना मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे मतलब एक्सटर्नल, उसी हिसाब से स्प्रिंग का अपना फोर्स भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपका फोर्स जिससे आप स्ट्रेच कर रहे हो इनिशियली और जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये दोनों बराबर है ना, तो जितना आपने ज़्यादा स्ट्रेच करना होता है उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो यूँ आप कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन इनकी जो है ना वो इस तरह से होती है, अपोजिट होती है, दे आर एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर। अच्छा, ये जैसे वापस आएगा ना तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये कोई इस जगह पे रुकेगा नहीं, क्योंकि SHM में एक चीज़ और होती है जिस थोड़ी देर पहले हमने बात की इनर्शिया की, दैट इनर्शिया कंटिन्यू या इनर्शिया की वजह से द बॉडी कंटिन्यू टू मूव फर्दर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यूँ, ये पार्टिकल वापस आएगा लेकिन वापस आकर यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये अंदर की तरफ थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड हो जाता है। आप कह सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्रेस हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है आप देख सकते हैं दैट इन द नेगेटिव एक्सिस, पहले आपने इस तरह से लिखा था, अब ये है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो दोबारा से इसको वापस ले आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, आप कह सकते हैं। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ तक ये कंप्रेस्ड हुआ, तो आप कह सकते हैं ये इसकी एक और पोजीशन है जहाँ से आप कह सकते हैं दूसरा एम्पलीट्यूड है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन अगेन वी कैन से, और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सट्रीम पोजीशन। दोबारा से ये वापस आएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल मिसेस द मीन पोजीशन एंड देन रीस्टोरिंग फोर्स कीप्स द बॉडी टू ऑसिलेट बैक टू द मीन। तो यूँ इस तरह से ये ऑसिलेशन होती रहती है। सच काइंड ऑफ मोशन इज से टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं अब हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के हिसाब से एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया जो कि इस स्प्रिंग के अंदर पैदा होता है। अब
हम थोड़ा उस रीस्टोरिंग फोर्स की बात हम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक आप कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इज ऑलवेज इन अपोजिट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हम यहाँ पे देते हैं। ये जो K है दैट इज व्हाट यू से कि स्प्रिंग कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, आप इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस वन एज द फोर्स कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है हुक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें पैदा होता है ना दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर ये आपने इस तरह से लिखा है तो। ठीक है, तो यूं ये पार्टिकल जो है ना इस तरह से इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा। अच्छा, ये के के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो कि हमने बात की स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है, मतलब कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, थोड़ा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम दिस वी कैन गो थ्रू फॉर के। अगर हम के को देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को देखें थोड़ा, तो k इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स। ठीक है, या यूनिट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर। डायमेंशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो न्यूटन मतलब फोर्स की डायमेंशन इस तरह से होती है पर यूनिट एल। आप कह सकते हैं डायमेंशनली दिस वन इज इक्वल टू ml0 t पावर -2 एंड डायमेंशनली स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से आप कह सकते हैं F अपॉन एक्स या न्यूटन पर मीटर से मेजर किया जाता है। अब हम आते हैं इस पे क्या स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। मसलन अगर हम स्टील का बना लें या एल्यूमिनियम का बना लें या फिर कॉपर का बना लें, समझ लें, क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है या नहीं। तो आपके सामने F अपॉन एक्स, यहाँ पे कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो यू कैन से कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ना इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। जो रेशियो होता है इनका मैथमेटिकली हम कह सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रेशियो है F अपॉन एक्स, ये F अपॉन एक्स दिस रेशियो एक्चुअली डिफाइन रिजिडिटी, ये डिफाइन करता है रिजिडिटी को, रिजिडिटी ऑफ मटेरियल आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ये आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब क्या, एक मटेरियल के आप मल्टीपल स्प्रिंग बना सकते हो और हर स्प्रिंग की अलग अलग रिजिडिटी रख के बना सकते हो। तो फिर आप कह सकते हैं एक मटेरियल के लिए ये जो रेशियो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। अगर ये रेशियो मुख्तलिफ हो सकता है तो आप कह सकते हैं एक ही मटेरियल के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। यू कैन नॉट से कि एल्यूमिनियम का स्प्रिंग कांस्टेंट यही होता है हमेशा के तौर पे। नो, एल्यूमिनियम के आप मल्टीपल स्प्रिंग ले लें, हर एक का अपना अपना कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर एक का अपना जो रेशियो है, ये F अपॉन एक्स वाला जो रेशियो है दिस वेरी फॉर एवरी रिजिडिटी। ठीक है, अच्छा, थोड़ा कंपेयर हम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर टू स्प्रिंग ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल, अब ये थोड़ा हम देखना चाहते हैं, ये थोड़ा देखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक मटेरियल के दो स्प्रिंग बनाए। अच्छा, एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, अच्छा एक और स्प्रिंग है, मटेरियल वही है पर ये इस तरह से ये, ओके। अच्छा, मटेरियल फॉर एग्जांपल वी कैन से आयरन है, आयरन के हमने दो स्प्रिंग बना लिए, तो क्या हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसा होगा। इसका जवाब है बड़ा सादा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का रेशियो मुख्तलिफ होगा। चलो, इसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि फॉर सेम फोर्स अप्लाइड, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ, हम क्या करते हैं
अब इन दोनों को अलग अलग फोर्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनका स्प्रिंग कांस्टेंट या रिजिडिटी अलग है, तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं K1 और K2 मुख्तलिफ हैं। अब हम क्या करते हैं, एक जैसा फोर्स दोनों पे लगाते हैं। मैं 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर भी लगाता हूँ, मैं 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर भी लगाता हूँ। मतलब दोनों के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है इसको स्ट्रेच करने के लिए हम वो एक जैसा लगाना चाहते हैं, जस्ट फॉर चेक कि क्या दोनों के दोनों एक जितना स्ट्रेच होंगे। अगर ये एक जितना स्ट्रेच हो गए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। अगर ये मुख्तलिफ होंगे तो फिर भी कैन से कि नो, दे आर नॉट आइडेंटिकल, नो डाउट दे आर मेड ऑफ सेम मटीरियल, बिकॉज हैविंग डिफरेंट रिजिडिटी देयर स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी। ओके, अच्छा, तो इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड तो यहाँ से आप एक रिलेशन बना सकते हैं। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ से आप एक रिलेशन अप्लाई करें कि अगर मैं फोर्स कांस्टेंट रखूं, मतलब दोनों के ऊपर एक जैसा फोर्स अप्लाई करूं। इन दिस एक्सप्रेशन इफ आई से कि इफ एफ इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, तो जो K है ना ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और इक्वलिटी को आप हटा दें, उसकी जगह आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन से कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू x। तो यूं आप कह सकते हैं कि जितना आप कम स्ट्रेच कर सकते हो, जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जो स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकेगा, आप कह सकते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होगा। और वो स्प्रिंग जो आसानी के साथ आप स्ट्रेच कर सकते हो या जो ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, आप यूँ कहते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आप कह सकते हैं इनवर्सली रिलेटेड होता है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट x के साथ। तो देखें एक मटेरियल था, मटेरियल एक ही था, पर उसके लिए मुख्तलिफ आपने दो स्प्रिंग कांस्टेंट लिखे। तो यूं आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होता है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से ये डिपेंड करता है रिजिडिटी पे, क्योंकि एक मटेरियल के आपने मुख्तलिफ स्प्रिंग लिखे और मुख्तलिफ स्प्रिंग के लिए मुख्तलिफ कांस्टेंट है। तो यू कैन नॉट से कि फॉर द सेम मटेरियल वी हैव सेम स्प्रिंग कांस्टेंट ऑल द टाइम, नॉट लाइक दैट। तो ये है एक छोटी सी कहानी स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब हम आते हैं वापस कि इस SHM में, इस स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट हैं और इनर्शिया का भी यहाँ पे किरदार है। अगर मैथमेटिकली यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखें कि कैसे आप कह सकते हो मैथमेटिकली कि ये SHM के मुताबिक है, क्योंकि SHM की जो प्रॉपर्टी है वो आपने जो देखी थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि नेसेसरी कंडीशन कही जाती है। क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड है? तो बड़ा सादा है, आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील हेयर। आप यहाँ पे कह सकते हैं, लिसन, अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिक्स F इज इक्वल टू ma, ठीक है। बाकी ये आपका एग्जैक्टली इसी तरह से F इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। नाउ A इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू एक्स। अब देखें इसमें K स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, क्योंकि जब ये ऑसिलेट करता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका ड्यूरिंग मोशन या इस मोशन के दौरान चेंज नहीं होता। इन द सेम वे जो मास अटैच्ड है उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मास आल्सो रिमेन्स सेम। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और ये प्रॉपर्टी आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं SHM की बुनियादी प्रॉपर्टी है। उसीलिए हम कह सकते हैं स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की जो मोशन है, द मोशन इज सेड टू बी इन अकॉर्डेंट विद SHM, ठीक है। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये सारी कहानी डिपेंड करती है कि बॉडी ने किस तरह से अपने आप को रिपीट करना होता है, ठीक है। अब इसके मुख्तलिफ जो पैरामीटर है इसके ऊपर हम आते हैं।
अच्छा, तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की मोशन को जस्ट हमने चेक किया कि वाकई में ये SHM के मुताबिक है। बाकी इसके जो पैरामीटर हैं, जैसा कि टाइम पीरियड है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, जो लॉज हैं इसके, वो हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन इनके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। SHM का दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलेटिंग बॉडी। अब हम आते हैं इस बात पे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, इसका मतलब है क्या। देखें ज़रा, मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है। अच्छा, पार्टिकल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस r, और जो डायामीटर है, जिस डायामीटर पे इस पार्टिकल ने मूव करना होता है, आप कह सकते हैं डायामीटर इज AB। ये है पार्टिकल की मोशन, जो कि पार्टिकल P, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल P है दैट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ सर्टेन रेडियस r। ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो मोशन ऑफ पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन है, सिंपल सी बात है, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हैविंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वो सारा कुछ इस तरह से। हम ये देखना चाहते हैं कि इसके प्रोजेक्शन की मोशन क्या है। पहले हम आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टोरियल एनालिसिस अगर हम बात करें, समझें थोड़ा, हम थोड़ा वेक्टर की तरफ प्रोजेक्शन की मीनिंग निकालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इस पर, ठीक है। अच्छा, ज़रा देखें, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है दैट इज एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे मौजूद है। ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। अगर आपसे देखा यहाँ पे पूछा जाए कि भाई इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पे है, या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, हम परपेंडिकुलर बनाकर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मालूम करते हैं। क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे पे क्या है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A ऑन एक्स एक्सिस। तो जो ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं ये वेक्टर A का प्रोजेक्शन है ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब बड़ा सादा होता है कि कंपोनेंट किस तरह से है, और उसके बनाने का जो तरीक़ेकार है वो ये कि आप परपेंडिकुलर की लाइन बना के आप किसी भी रेफरेंस वेक्टर पे या किसी भी रेफरेंस एक्सिस पे यूँ बना सकते हैं। चलें, अब ये प्रोजेक्शन कैसे हुआ। अब दूसरी बात जो अहम है वो ये, मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को इस तरह से रोटेट करता हूँ, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसे आएगा। अच्छा, ज़रा देखें, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को थोड़ा सा घुमाया और समझें कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गए, θ1 to θ2, हम इसको यहाँ पे ले गए। मैंने वेक्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाया, तो ये देखा, यहाँ पे देखना चाहते हैं हम कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, तो उसका प्रोजेक्शन आप बना लें, अंदाज़ा हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। आप दोबारा से वेक्टर को घुमाएं इस तरह से, वेक्टर यहाँ पे आएगा, तो आप कह सकते हैं इसका प्रोजेक्शन यहीं कहीं आएगा। तो देखें भाई, आपने जैसे इस वेक्टर को घुमाया तो उसका जो प्रोजेक्शन है ना, उस प्रोजेक्शन की अगर देखें तो पोजीशन चेंज हो रही है। एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे ले गए तो आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया। आप वेक्टर को कंटिन्यू करें, गोल घुमाएं, तो प्रोजेक्शन यूँ इस तरह से चेंज होता है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि अगर इस एरो को, मतलब इस वेक्टर को हम कंटिन्यूसली मूव करते जाएं तो फिर इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से मूव करेगा। अच्छा, यहाँ से अगर हमने घुमाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ साइकिल हमने कवर किया ना, हाफ सर्किल कवर किया। ऑन अनदर हैंड अगर देखा जाए, प्रोजेक्शन जो इसका बनता है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मूव किया है, प्रोजेक्शन ने ऐसे मूव किया, जबकि जो पार्टिकल है, जो वेक्टर है, उस वेक्टर की जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह से। अच्छा, आप क्या करें, इस वेक्टर को कंटिन्यू करें, गोल घुमाएं और भी ज़्यादा ले जाएं,
इफ़ यू कंटिन्यू टू मूव फर्दर, जैसे आप वेक्टर को कंटिन्यूसली इस तरह से मूव करोगे तो फिर इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है दोबारा से वापस आएगा। ठीक है, तो यूँ आप कह सकते हैं, देखें वेक्टर यहाँ पे है तो प्रोजेक्शन इधर है, वेक्टर इधर ले आए, प्रोजेक्शन दोबारा से वापस, वेक्टर इधर ले आए, प्रोजेक्शन दोबारा से, वेक्टर आप इस तरफ ले आए। तो यूँ आप कह सकते हैं कि आपने वेक्टर को कंटिन्यूसली मूव किया फॉर वन साइकिल, तो फिर इसका जो प्रोजेक्शन है वो दोबारा से वापस आता है और ये यूँ इस तरह से ऐसे आया। अब ज़रा देखें इसमें कि मोशन ऑफ वेक्टर या जो एरो आपने मूव किया, इस एरो की मोशन क्या है? इस एरो ने सर्कुलर पाथ में मोशन की, जबकि इसका जो प्रोजेक्शन है उसने डायामीटर पे मूव किया है। अच्छा, डायामीटर पे इसके जो मूव करने का जो अंदाज होता है दैट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ SHM आप कह सकते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ से लेकर, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन की तौर पे आप समझ लें, ये इसका मीन पोजीशन आप समझ लें, ये एक्सट्रीम पोजीशन समझ लें। अच्छा, ये टू एंड फ्रो आएगा। पार्टिकल जो है या वेक्टर जो है सर्कुलर पाथ में आता है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरह से कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ पे जब होगा तो आप कह सकते हैं इसका प्रोजेक्शन यहीं कहीं होगा। तो यूं आप कह सकते हो कि पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है, तो फिर इसका जो प्रोजेक्शन है डायामीटर पे मूव करना होता है। इसकी मोशन या इसका जो तरीक़ेकार ज़रा दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा। देखें ज़रा, ये जो ब्लू मार्कर है आप समझ लें कि डिफाइन करता है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन को, और ये जो है डिफाइन करता है मोशन ऑफ पार्टिकल को। अब ज़रा देखें, इफ़ यू कंटिन्यू टू मूव फर्दर तो ये पार्टिकल इस तरह से आएंगे दोबारा से, ये मोशन जो इनकी कंटिन्यूसली है ऐसे होगी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो डायामीटर पे टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलेटिंग पार्टिकल SHM है। पार्टिकल की मोशन सर्कुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, क्योंकि SHM को यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा अलोंग द डायमीटर AP। अच्छा, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि भाई ये SHM है या नहीं। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना चाहेंगे, क्या वाकई में ये पार्टिकल जो है वो SHM एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा देखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पार्टिकल के लिए, मतलब पार्टिकल के लिए शुरू से लेकर आखिर तक जो सेंटर से डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेडियस, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेरी होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि O पोजीशन है, ये आप समझ लें कि भाई A पोजीशन है, और यहाँ पे आप समझ लें कि ये B पोजीशन। ओके, तो यहाँ तक आप कह सकते हो रेडियस जितना डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन ऑसिलेटर के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एग्जैक्टली इसी तरह से ये वाला भी रेडियस है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ SHM आप कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड। तो यूँ आप कह सकते हैं दिस प्रोजेक्शन मूव बिटवीन A एंड B, या x0 एम्पलीट्यूड ये कवर करता है टू एग्जीक्यूट या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, क्या उसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा जिस एक्सेलरेशन के साथ ये पार्टिकल जा रहा है? क्योंकि पार्टिकल जिस एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है ना, वो एक्सेलरेशन आपने पढ़ी होगी सर्कुलर मोशन में जो रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। क्या वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? क्या वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ ये पार्टिकल भी मूव करेगा? मतलब ये जो प्रोजेक्शन है इसका मूव करेगा, क्या वो उसी एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि इस तरह से नहीं होता। आपने क्या करना होगा, ये देखना आपने यहाँ पे कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सर्कुलेटिंग पार्टिकल की है, क्या वही एक्सेलरेशन इस ऑसिलेटर की है? हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ज़रा देखें,
इस पर्टिकुलर जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक एंगल पे इस तरह से ऐसे है, ठीक है। अच्छा, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से इस एंगल पे है, ऐसी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन जो पार्टिकल है, मतलब जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, उस पार्टिकल के प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन की अगर बात करें ना तो वो एक्सेलरेशन ये है, अलोंग द डायामीटर जो एक्सेलरेशन है वो है इस प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन ऑसिलेटर की। तो फिर ये तो नहीं हो सकती ना, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको वेक्टोरियल एनालिसिस में ले जाना चाहेंगे। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, आप इनके कंपोनेंट निकालें। दो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट हैं, एक है एक्स कंपोनेंट इसका और एक है वाई कंपोनेंट, ए सी कॉस थीटा, और दूसरा वाला ये है ए सी साइन थीटा। कौन सी एक्सेलरेशन यहाँ पे है? वो है जो कि अलोंग द डायामीटर होगी। अब अगर देखा जाए तो वो कौन सी एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल की जो अलोंग द डायामीटर है, तो हम बात करेंगे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है। अब यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर है, या जो प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है वो ये है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर कितनी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर दैट इज ए सी इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ आप यूँ यहाँ पे कह सकते हैं कि कोसाइन थीटा के हिसाब से इस तरह से होती है। अच्छा, अब इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने जो प्रीवियस हैं चैप्टर्स उनमें आपने डिस्कस किया होगा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या इसको मज़ीद आप सॉल्व करें आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो यूं आप ए सी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन से कि ये वाला एक्सप्रेशन आप यूं भी लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी ए इज इक्वल टू आर, या जनरली हम यहाँ पे अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखें, ये वो एक्सेलरेशन है जो कि इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन की है, मतलब ये वो एक्सेलरेशन है जो इस ऑसिलेटर की है, और ये ऑसिलेटर की एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं कि डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो शुरुआत के हिसाब से देखा जाए ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने इस पार्टिकल को मूव कराया है 0 डिग्री पोजीशन, देन 90, देन 180, देन 270, देन 360। तो शुरू से लेकर आखिर तक इसमें जो एक्सेलरेशन वाला एक्सप्रेशन होगा आप कह सकते हैं इस तरह से ये है, ए सी इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आप बनेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है इस सारी मोशन के दौरान जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पार्टिकल और उसके प्रोजेक्शन का टाइम पीरियड बराबर होगा, या फिर आप ये कह दें कि भाई इस सारी मोशन में वो, या इस सारे इन दोनों के बिहेवियर के हिसाब से कहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड है वो बराबर होगा। तो फिर आप इसका जवाब बड़ा सादा दे सकते हैं कि पार्टिकल जैसे जैसे इस तरह से मूव करेगा तो उसका प्रोजेक्शन भी एग्जैक्टली उसको इस तरह से फॉलो करेगा। बोथ आर एग्जैक्टली मूविंग इन द सेम वे। अच्छा, जो टाइम सर्कुलेटिंग बॉडी एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए लगाएगी, एग्जैक्टली वही टाइम इस प्रोजेक्शन को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड एनी हाउ बराबर होगा। अच्छा, दोनों का टाइम पीरियड इक्वल, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की इक्वल। अगर पार्टिकल ने 2 साइकिल कंप्लीट करने होते हैं तो फिर इस प्रोजेक्शन ने 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, भला फिर इनकी एक्सेलरेशन भी सेम होगी क्या? नहीं, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सेलरेशन सेम होगी?
मतलब इस सारी मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सर्कुलेटिंग पार्टिकल की है और SHM की जो एक्सेलरेशन है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे किसी न किसी जगह पे? क्या इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो सकता है? तो इसका जवाब है यस, दे मे बी इक्वल, बट ड्यूरिंग मोशन, मतलब हर जगह पे इक्वल नहीं होगा, एक जगह पे ये बराबर होते हैं और वो जगह है एक्सट्रीम पोजीशन, या जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, आप कह सकते हैं वहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस जगह पे जो स्टार्टिंग ऑफ साइकिल है ना, इस जगह पे आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर, सर्कुलेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन और ऑसिलेटर की एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। अदरवाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा की तौर पे इनकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से कांस्टेंट होगी, पर जो ऑसिलेटर की एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली मुसलसल चेंज होगी। कौन सी जगह पे इक्वल है? थीटा इक्वल टू 0 पे। अब ये हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0, हम इनके मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, तो फिर हम बात करेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 पे जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजिशन पे। तो यही एक्सप्रेशन A इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस 0, और यूं आप लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, कॉस 0 1 होता है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन है किसकी? ऑसिलेटर जो मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला इस तरह से ये है। अच्छा, अगर सर्कुलेटिंग पार्टिकल, अगर ये इस तरह से एग्जीक्यूट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलेटिंग पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो तो फिर आप कह सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं? बड़ी सादी सी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि भाई वो मोशन जिसमें बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूसली विद द सेम एंगुलर स्पीड, या जिसमें जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होते हैं वो सेम होते हैं, या जो टाइम उसको लगता है सेम लगता है। और यहाँ पे आपने क्लियर कर दिया कि भाई ये पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म है, तो फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन में जो ओमेगा होगा ना, दैट इज से टू बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड सेम है, या ये मोशन जो आपने सर्कुलेटिंग पार्टिकल की यूनिफॉर्म लिखी है, तो फिर आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये बनेगा कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है। तो यूं आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखिए जरा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिटली डायरेक्टेड। थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया। एग्जैक्टली इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिटली डायरेक्टेड, ये आपने इस मोशन में भी प्रूव किया। तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी की मोशन आप कह सकते हैं SHM है। अब जरा हम ये देखना चाहते हैं कि सर्कुलेटिंग बॉडी और प्रोजेक्शन में यहाँ पे थोड़ा इनकी कोरिलेशन की हम बात करते हैं, इनकी कंपैरिजन की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं, इनको थोड़ा कंक्लूड करना चाहते हैं। अच्छा, जो सर्कुलेटिंग पार्टिकल है और हमने दूसरी जो बात की वो कौन सी? उसके प्रोजेक्शन की बात की, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। अब जरा देखें, सर्कुलेटिंग बॉडी की मोशन सर्कुलर पाथ में होती है, जबकि इट्स मोशन अलोंग द डायमीटर होती है। अच्छा, इसके लिए जो रेडियस होता है या जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, वो आप कह सकते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वैसे भी कांस्टेंट होता है। पर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, जाहिर सी बात है, चेंज होता है, ऑफ कोर्स चेंज होगा। अच्छा, ये मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो आप कह सकते हैं इसमें वेलोसिटी, जो स्पीड है एंगुलर, अपना जो लीनियर स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली इसका चेंज होगा। स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है,
और जो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनती है उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, दूसरी जगह पे अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो ये मोशन इसकी नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, वेलोसिटी भला क्या होगी इसकी? वेरी होगी, क्योंकि चेंज होती है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या सीन है? आप कह सकते हैं वेरी होगी। भला इन दोनों में कौन सी चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट हैं? तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो टाइम पीरियड इसका और जो टाइम पीरियड इनका, दोनों का टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। अगर सर्कुलेटिंग बॉडी ने एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए 2 सेकंड लगाए तो उसके प्रोजेक्शन ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड ही लगाने होते हैं। तो यूं आप कह सकते हैं दोनों का टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि ये मोशन साइमल्टेनियस होती है। ऐसे नहीं है कि पार्टिकल जा रहा है और उसको ये फॉलो कर रहा है इस तरह से, नॉट लाइक दैट। ये एग्जैक्टली इस तरह से आइडेंटिकल है। अच्छा, इन द सेम वे जो इनकी फ्रीक्वेंसी है उनका भी यही सीन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी रिमेन सेम। अच्छा, अब अगर टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो भला ओमेगा का क्या सीन है? ओमेगा भी दोनों का कांस्टेंट होगा। ओमेगा हम किसको कहते हैं? एंगुलर स्पीड को कहते हैं। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। रिलेशन बड़ा सादा है। अब अगर प्रोजेक्शन और सर्कुलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड सेम है तो यूं आप कह सकते हैं इन दोनों का ओमेगा सेम है। और अगर ओमेगा दोनों का कांस्टेंट है, जब भी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि भाई ओमेगा को ले आए आप कांस्टेंट, और फिर आप ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जी है। अच्छा, दूसरी बात, ज़िम्मेवार यहाँ पे फोर्स कौन सा है? वो कौन सी चीज़ है जो इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ में गोल घुमाती है? तो भाई यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एग्जैक्टली यूँ आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो कि इस पार्टिकल को इस तरह से इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में ले आता है। वही मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है वो इसके रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स 100% उसके बराबर नहीं है, पर उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट वुड बी द पर्टिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स फॉर दिस ऑसिलेटर। अच्छा, तो अभी आपने ये देखा कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की जो मोशन है वो SHM है, और दूसरी जगह पे जो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी है ये भी SHM है। ठीक है। अच्छा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए। एक था स्प्रिंग मास ऑसिलेटर और दूसरा था मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलेटिंग बॉडी। अच्छा, इन दोनों को अब हम करते हैं कंपेयर। दोनों की कंपैरिजन को इस्तेमाल करके हम स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जैसा पैरामीटर्स का मतलब जैसा कि टाइम पीरियड क्या होता है इसका, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है इसकी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है इसका, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, जो भी पैरामीटर हैं स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के, ये दोनों के दोनों हम इन दोनों की कंपैरिजन से, जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर अभी जो हमने डिस्कस किया और मोशन ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों को कंपेयर करके, दोनों की कोरिलेशन को इस्तेमाल करके हम इनके पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी है इनकी, तो उसको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटिंग बॉडी में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से जाता है। ठीक है। अच्छा, ये वो सर्कुलर पाथ है जिस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव करता है। ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी आपने देखा कि इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो अलोंग द डायामीटर मूव करता है, और इस डायामीटर का नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल A to B। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो ये इस प्रोजेक्शन के लिए मीन पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन। अच्छा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है आप कह सकते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है,
और ये एक और एक्सट्रीम पोजीशन है प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम बट नेगेटिव। ओके, अच्छा, तो प्रोजेक्शन की जो मोशन अभी हमने देखा कि अलोंग द डायमीटर यूँ होती है, हालांकि इसका जो पार्टिकल होता है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में होता है। ओके, एग्जैक्टली इसी वक्त के दौरान हम एक और ऑसिलेटर यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि एक ऑसिलेटर है प्रोजेक्शन, एक और ऑसिलेटर हम लेके आते हैं जो अभी हमने बात की स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और ये इस तरह से रखा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कैसे करते हैं, लास्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको मीन पोजीशन से दूर ले जाएं। अच्छा, तो यूं क्या होगा, ये इस तरह से स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होकर यहाँ तक जाता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट इसका कवर होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ये है x। अच्छा, अब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है वो हमने वही रखा जो कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस था, या दूसरी माने में कहते हैं आप कि आपने रेडियस जितना इसको डिस्प्लेस किया है, जो रेडियस होता है सर्कुलेटिंग पार्टिकल में, ये जो रेडियस है एग्जैक्टली इस रेडियस जितना ही आपने इसको डिस्प्लेस किया है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब आप क्या करें, इस सर्कुलेटिंग पार्टिकल को अलाउ करें कि ये सर्कुलर मोशन में जाए यूनिफॉर्मली, तो फिर इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो इस तरह से टू एंड फ्रो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अच्छा, एग्जैक्टली उसी वक्त में या उसी वक्त के दौरान आपने क्या करना है, इस स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को यहाँ से अलाउ करें कुछ इस तरह से कि देखें भाई, मैंने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइम, जो सर्कुलेटिंग पार्टिकल वो यहाँ पे है। नाउ बोथ आर अलाउड टू मूव एग्जैक्टली इन द सेम टाइम, तो फिर यूँ होगा कि ये इस तरह से ऐसे जाएगा इन द सर्कुलर पाथ, पर जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है आप यूँ कह सकते हैं कि वो इस तरह से टू एंड फ्रो होगा। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का जो बिहेवियर है 100% आइडेंटिकल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग पार्टिकल, क्योंकि सर्कुलेटिंग पार्टिकल भले सर्कल में जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन तो डायमीटर पे आ रहा है ना, और जो डायमीटर है ए टू बी वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग वाली एक्सट्रीम पोजीशन की सेपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखें रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे भी होता है जिस वजह से ये वापस आता है। हम क्या करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स वही रखते हैं। अच्छा, तो इन दोनों की मोशन मतलब देखें ना, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, प्रोजेक्शन डायामीटर में जा रहा है, और ये जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है ये भी इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस ऑसिलेटर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वही फोर्स जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स जिसका नाम आपने रखा था थोड़ी देर पहले, यही फोर्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एग्जैक्टली उतना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला भी हमने सेम रखा। ठीक है, एंड बोथ आर अलाउड टू मूव साइमल्टेनियसली, तो फिर यूँ होगा कि ये भले इस तरह से गोल घूमे, और स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो है इसका दैट वुड बी मूविंग, या ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो बनेगा दैट इज इन अकॉर्डेंट विथ हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू माइनस kx, और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होगी दैट एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू एक्स, यहाँ पे होती है इसकी। अच्छा, इस प्रोजेक्शन का क्या होगा, प्रोजेक्शन में जो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, तो उसका हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे था ना उसका कंपोनेंट होगा इसमें। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी बनेगी, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये बनेगी। अच्छा, ये एक्सेलरेशन वो है जो कि इस प्रोजेक्शन की है, जो कि अलोंग द डायमीटर है। ये एक्सेलरेशन वो है जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की है। इफ
कंडीशंस आर आइडेंटिकल। अगर ये दोनों आइडेंटिकल रखें तो फिर ये दोनों के दोनों, मतलब ये वाला स्प्रिंग मास ऑसिलेटर और जो प्रोजेक्शन है, एग्जैक्टली दे विल बी मूविंग विद द सेम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाइब्रेशन के लिए 2 सेकंड लगाता है, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर भी 2 सेकंड ही लगाएगा। तो इस कंपैरिजन को हम थोड़ा देखना चाहते हैं। कंपैरिजन को इस्तेमाल करके हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड मेजर करेंगे। अच्छा, जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के लिए, वो ये होगी, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरह से होगा। तो ये है कि भाई दोनों के दोनों, मतलब प्रोजेक्शन की मोशन और स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की मोशन आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल है। अच्छा, इस सिस्टम को हम करते हैं इस्तेमाल, ये दोनों के दोनों, मतलब प्रोजेक्शन और ये जो आपने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की बात की। तो ज़रा देखें, इसमें हम यहाँ पे थोड़ा देखना चाहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी। सर्कुलेटिंग बॉडी के प्रोजेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव, ये वो एक्सेलरेशन है जो कि इस प्रोजेक्शन की है -x × ω², ठीक है। अच्छा, इसी वक्त के दौरान या इसी टाइम में जो एक्सेलरेशन स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की होगी वो क्या होगी, इसमें हम देखना चाहते हैं स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की ये जो एक्सेलरेशन होगी ये कितनी होगी, ये आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दिस वुड बी -k/m × x, ठीक है। अच्छा, दोनों की ये दोनों अरेंजमेंट अगर साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगी। किसकी, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की एक्सेलरेशन, क्योंकि SHM है, एम्पलीट्यूड जितना आपने रखा, जो रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन रखी, एग्जैक्टली आपने वही रखी जो कि इस सर्कुलेटिंग बॉडी के प्रोजेक्शन में है। अगर दोनों की एक्सेलरेशन आपस में आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में एक जैसी है, बराबर है। अगर ये एक्सेलरेशन सेम है देन यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज इक्वेशन। आप इन दोनों को कंपेयर करें, -x × ω² और यहाँ पे -k/m × x बनेगा। अच्छा, -x कैंसिल हो जाएगा, ω² = k/m, और यहाँ से ओमेगा निकालो तो ओमेगा वुड बी इक्वल टू रेडिकल में k/m, ±k/m लिखो या इस तरह से लिखो। अच्छा, ये क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन है। किस चीज़ का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का। अच्छा, जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की एंगुलर स्पीड होगी एग्जैक्टली वो ही वैल्यू के हिसाब से इस प्रोजेक्शन की होगी, क्योंकि कंडीशंस आर 100% आइडेंटिकल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस ओमेगा को या एंगुलर स्पीड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी में, या जो आम फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्ज होती है उसमें। तो आप ये कर सकते हैं ओमेगा = 2πf, और यहाँ पे प्लस माइनस वही आपका पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से अगर बात की जाए तो रेडिकल में k/m वही है। तो सॉल्विंग दिस यू कैन गो थ्रू, फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी 1/2π इंटू रेडिकल में k/m। ये आप कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो था ना, इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से ये है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड के हिसाब से बात की जाए तो टाइम पीरियड हम इसका मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली इसी तरह से। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से बात करें तो दिस इक्वेशन कैन बी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, t = 1/f। By keeping this equation reverse, you can say it would be 2π, वही आपका अब जो वैल्यू है आपका ये इनवर्स होगा इस तरह से, it would be m/k, that is the time period। तो ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर या एंगुलर स्पीड इसकी हो गई और ये टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, इनमें
ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या जो टाइम पीरियड, इसमें कौन सी चीज़ अहम है, वो ये कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ मास यू कैन से ना। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ ये डायरेक्ट है। अब हम आते हैं इसका मतलब क्या। मिसाल के तौर पे ये जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, इसमें आपने इस पार्टिकल का मास बढ़ा दिया, ठीक है, यू हैव इंक्रीज द मास ऑफ पार्टिकल, तो फिर आप कह सकते हैं टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा का मतलब ये है कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा वक्त लगाएगा, और जो चीज़ ज़्यादा वक्त लगाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल मुकम्मल करने में, आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ या जो ऑसिलेटर स्लो हो जाता है उसको ज़्यादा वक्त लगता है। तो अगर आप मास बढ़ा दो तो आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बढ़ेगा, या दूसरी माने में ये कह दो कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पहले की कंपैरिजन में स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट आपने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की है, जिसमें हॉरिजॉन्टल अटैच था ना, इसमें ये जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करनी। मसलन इफ दिस अरेंजमेंट स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की ये जो अरेंजमेंट है ये हमने अर्थ सरफेस पे की, फॉर एग्जांपल इसका टाइम पीरियड था 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, सेम अरेंजमेंट इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर, जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2.63 टाइम ज़्यादा होती है, या फिर आप मार्स पे ले जाओ, या फिर आप ऑन द सरफेस ऑफ मून लेके जाओ, जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी होती है, मुख्तलिफ होती है। तो भला क्या टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ऑन अर्थ सरफेस इज 2 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, what would be the time period on the surface of Jupiter? अगर हॉरिजॉन्टली इस तरह से आपने अटैच किया है ना, तो फिर आप इसका जवाब ये दे सकते हैं कि दोनों के दोनों टाइम पीरियड सेम होंगे, क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रोल नहीं है। तो फिर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आप कह सकते हैं कि दैट वुड बी एग्जैक्टली सेम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर। जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें हम ये बात करेंगे, या फिर दूसरी माने में ये कह दूं कि ये डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, या ये डिपेंड नहीं करता ऑन द वेट, ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, क्या ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है के पे? यस, के पे डिपेंड करता है, रिजिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होते हैं ना, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि रिजिडिटी कितनी है। तो फिर यूं आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ रेडिकल ऑफ के, इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडिकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल कि भाई अगर ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर हमने वर्टिकल सस्पेंशन में रखा है, मतलब इस तरह से हमने नहीं रखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस में नहीं रखा, अगर हमने ये वर्टिकल प्लेन में रखा हो, भला फिर इसका टाइम पीरियड क्या यही बनेगा? क्योंकि हम थोड़ा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को फिलहाल क्लियर कर लेते ना। अच्छा, तो ज़रा इसको देखते हैं कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, इफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर इज ऑब्जर्व ऑन वर्टिकल प्लेन, अगर आप इसको वर्टिकल प्लेन पे ऑब्जर्व करना चाहो, बिल्कुल इसी तरह से ज़रा इसको देख लें। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक स्प्रिंग के साथ एक पार्टिकल को यहाँ पे अटैच करके इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे सस्पेंड किया तो यूँ होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो वेट है ना उसका रोल है यहाँ पे, अब जो वेट है उसका यहाँ पे किरदार है, ओके। तो वेट की वजह से आप कह सकते हैं ये स्प्रिंग ओरिजिनल या ये जो ऑसिलेटर है ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि डिस्प्लेस होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा। कौन सी चीज़ है जो उसको वर्टिकली डिस्प्लेस कर आती है यहाँ पे ना? तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है which displace the suspension या which displace this particle vertically downward। तो फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आया, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हुआ है ये किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg।
तो यूँ होगा कि ये वापस आएगा, फिर जो उसका रीस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस ले आएगा, इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा बहुत और ऊपर होगा, फिर दोबारा से नीचे आएगा, तो इट विल ऑसिलेट एज वेल, बट दिस ऑसिलेट अलोंग द वर्टिकल प्लेन। सवाल ये है कि भाई यहाँ पे जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या होगा, या भला यहाँ पे जो पैरामीटर हैं क्या आपके हॉरिजॉन्टल के हिसाब से जो आपने डिस्कस की वही होंगी, थोड़ा हम इसको देखना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स जो आप हुक्स फोर्स कहते हो ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने खुद डिस्प्लेस किया था ना बाय मीन्स ऑफ योर एक्सटर्नल, यहाँ पे कौन इसको डिस्प्लेस कर रहा है, आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल। तो यूँ आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू mg, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, इनका जो मैग्नीट्यूड आपस में ना वो 100% इक्वल होगा, kx जो हुक्स फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल है, दोनों के दोनों लाजमी तौर पर आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो फिर आप कह सकते हैं kx इज इक्वल टू mg। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इस स्प्रिंग कांस्टेंट को देखूं k, तो क्या बनेगा k इज इक्वल टू mg, x यहाँ से ले आए, इट वुड बी इन द डिनोमिनेटर, तो फिर k आपका ये बनेगा। तो वर्टिकल सस्पेंशन में आप कह सकते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो कुछ किस और चीज़ पे ना इस तरह से डिपेंड करता है। अच्छा, भला टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, इफ़ वी गो थ्रू टाइम पीरियड फॉर वर्टिकल सस्पेंशन ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो ज़रा देखें, टाइम पीरियड इस तरह से आपने एक्सप्रेशन लिखी 2 पाई इंटू एम अपॉन के, ठीक है ना। अच्छा, के, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ के का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर यहाँ पे ये होगा कि के इज इक्वल टू एम जी अपॉन एक्स, ये है। अच्छा, तो t इज इक्वल टू वही 2 पाई आपका, m आपका दोबारा से कैंसिल, x यहाँ पे ले आए x अपॉन जी। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर एग्जैक्टली इस तरह से होगा। अच्छा, इसको x लिखो या बाज़ा फॉर्म वर्टिकल ऑसिलेशन में हम इसको इन टर्म्स ऑफ L लिखते हैं। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ L लिखें तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक 2 पाई इंटू रेडिकल L अपॉन जी, मतलब टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर इस तरह से होगा। अब देखो ज़रा, दोनों को कंपेयर करते हैं दोनों स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड इज नॉट फंक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हियर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये आपका स्प्रिंग मास ऑसिलेटर था। लेकिन जब आपने इसको वर्टिकल प्लेन में लेके आए हो तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे g का फंक्शन है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो फिर आप कह सकते हो कि बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यहाँ पे या स्प्रिंग मास ऑसिलेटर इन दोनों केसेस में मुख्तलिफ है। अच्छा, तो टाइम पीरियड है ना, मतलब स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का इन हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन या फिर इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल सस्पेंशन मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया बाय मीन्स ऑफ देयर कंपैरिजन, मतलब स्प्रिंग मास ऑसिलेटर और जो प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी, इन दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। अब इनके और भी पैरामीटर हैं लाइक वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी है इनकी, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि काफ़ी सारे पैरामीटर भी हैं और उसके बाद इसके कुछ MCQs भी हैं जो रिलेटिव हैं इनके मुख्तलिफ टेस्ट में, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस टेस्ट है मुख्तलिफ की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इनके आते हैं ना MCQs इस तरह से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाकी पैरामीटर, तो ये है कि भाई यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस तरह से कि आपको मज़ीद जो है इनकी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।